तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं क्लास 10th का। साइंस का चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। तो अब इसमें पॉइंट्स जो हैं वो हम आपको पहले डिफरेंस करते हैं, इसका डिफरेंशिएट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण लिखने की विधियाँ क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, और प्रकारों में आपको पढ़ना है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं, और लास्ट में आता है हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रासायनिक समीकरण को रिप्रेजेंट करेंगे कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे। तो आप जानते हो कि जब केमिकल्स क्या होते हैं कि एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं तो एक नए केमिकल्स का निर्माण करते हैं। तो हम सीधे तौर पे कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ आपस में मिलकर नए उत्पाद का यानी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जो चीजें मिलकर जो एक साथ मिलती हैं वो अभिकारक होते हैं और जो हमको प्राप्त होता है वो उत्पाद होता है। तो अगर हम परिभाषित करें रासायनिक अभिक्रिया को तो आप कहोगे कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके नए पदार्थ का उत्पादन करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो वह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक तथा रासायनिक अभिक्रिया के समाप्त होने के बाद प्राप्त होने वाला पदार्थ उत्पाद कहलाता है। चलिए, जैसे आप कह दो कि हाइड्रोजन गैस मिलकर और ऑक्सीजन गैस मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं और वो क्या बनता है, H2O, जल। तो यहाँ पे स्टेट इसका था गैसियस, यह भी था गैसियस,
और यह लिक्विड बन गया। तो यह हमारा क्या हो गया, अभिकारक। और ये जो इस अभिक्रिया के दौरान जो चीज हमको प्राप्त हो रहा है, यानी जो फॉर्म हो रहा है, वो हमारा क्या है, उत्पाद। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। कैसे पहचानते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया हुआ कि नहीं हुआ। तो कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू हम यह बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ कि नहीं हुआ। तो फर्स्ट क्या है कि ताप में परिवर्तन होगा। रंग में परिवर्तन हो सकता है। गैस निष्कासित हो सकती है, यानी गैस निकल सकती है। नंबर 4, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। और अवक्षेप का निर्माण हो सकता है। अवक्षेप मतलब कि कुछ, जैसे आप कह सकते हो कि हमने क्या किया, जल को पानी में जल और चीनी को घोल दिया। तो जब ये सॉल्यूशन हमको प्राप्त हुआ तो आप कह सकते हो कि यह रस होता है। तो जो सॉल्यूशन हमको प्राप्त हुआ वह कुछ अलग ही उसका डिफरेंस, मतलब उसमें मीठा भी हो गया, वह जल की तरह ही दिख रहा है, उसके कलर में भी थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है और अवक्षेप का निर्माण हो जाता है, उसमें नए पदार्थ का उत्पत्ति हो जाता है। तो ये है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण, चलिए, जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके प्रतीकों के अणु सूत्रों के रूप में लिखते हैं या दर्शाते हैं तो वह रिएक्शन क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हमने H2 ले लिया, हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ मिलाया और हमें प्राप्त हुआ H2O। तो ये सिंबल्स हैं हाइड्रोजन गैस अणु के, H2 अणु के, यानी आप कह सकते हो हाइड्रोजन के अणु, हाइड्रोजन अणु और ऑक्सीजन अणु। तो ये इसके सिंबल्स थे। तो सिंबल्स के रूप में इस किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब रासायनिक अभिक्रिया को लिखने की विधियों को देखते हैं, कैसे लिखते हैं हम। तो अब पढ़ना हमको रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। चलिए समझते हैं कैसे लिखते हैं हम रासायनिक समीकरण को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमको रासायनिक समीकरण लिखना है तो हम उत्पाद और
अभिकारक को सदैव हम बाईं ओर रखेंगे, अभिकारकों को सदैव बाईं ओर रखेंगे और उत्पाद को सदैव दाईं ओर रखेंगे। फर्स्ट कंडीशन हो गया कि हम अभिकारक को बाईं ओर और उत्पाद को दाईं ओर रखेंगे। दूसरा चीज कि द्विपरमाणुक अणुओं को, जैसे गैस होते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन सारे गैसेस को जैसे द्विपरमाणु कहती हैं, इसीलिए इसको हम दो परमाणु से मिलकर बनता है, तो ये द्विपरमाणुक अणु होते हैं। तो इनको हम H2O2 और N2 के रूप में लिखते हैं, जबकि एकल परमाणु, एक परमाणु वाले तत्व जैसे सोडियम, फेरम, नियान एटसेट्रा, ऐसे जो एकल परमाणु वाले होते हैं उनको, उनके केवल प्रतीक चिन्हों के रूप में ही लिख दिया जाता है। इसको हम अणु के रूप में लिखते हैं H2, केवल हाइड्रोजन नहीं, H2O2 N2। तो सबसे पहले हमको सारे, अगर रासायनिक अभिक्रिया लिख रहे हैं तो सबसे ज्यादा हमको प्रतीकों को ध्यान दे देना है कि सारे प्रतीक हमको याद होने चाहिए। ओके, तो ये था रासायनिक अभिक्रिया लिखने की विधि। फिर एक बार और समझ लीजिए कि हम हमेशा बाईं ओर अभिकारक, दाईं ओर उत्पाद को रखते हैं। दूसरा पॉइंट, द्विपरमाणु अणुओं को उनके अणु सूत्रों, अणु रूप में लिखते हैं, जैसे H2O2 N2, यानी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को H2O2 और N2 के रूप में लिखते हैं, जबकि एकल परमाणु को उनके रासायनिक सूत्रों के आधार पर ही लिख दिया जाता है, यानी रासायनिक नाम जो होता है सोडियम, फेरम, नियॉन, ETC, इनको इनके सिंबल्स के रूप में ही लिख दिया जाता है। तो अब आगे पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही देख लिया था, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, आक्सीकारक तथा अपचयन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया था, और रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। फर्स्ट अभिक्रिया है संयोजन, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए तो संयोजन अभिक्रिया को समझते हैं। सबसे पहले कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक क्या अभिकारक मिलकर, जब दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसे समीकरण को, ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसा आप देख रहे हो कि जब
दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि C प्लस O2 मैक्स CO2। अब यहाँ देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन ये दो अलग अलग हो गए अभिकारक पदार्थ, ये दोनों आपस में मिलकर एकल उत्पाद यानी कार्बन डाइऑक्साइड का एकल उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे आप एक और एग्जांपल देख लीजिए, H2 प्लस O2 मैक्स 2H2O। यहाँ पे भी दो अलग अलग अभिकारक मिलके सिंगल यानी एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, अतः यह भी क्या एक संयोजन अभिक्रिया है। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। और चाहे तो आप एक और एग्जांपल देख सकते हो, C प्लस H2 2H2 मैक्स CH4, यह हो गया मेथेन। यह भी क्या है? एक एकल उत्पाद है। तो ये सब एक संयोजन अभिक्रिया के एग्जांपल्स हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हम देखते हैं, ऐसे पदार्थ यानी ऐसे अभिकारक जो क्या होते हैं? वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसे अभिकारक पदार्थ जो वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। चलिए, तो वियोजन अभिक्रिया, चलिए एक चीज जानते हैं कि ऐसे अभिकारक पदार्थ जो वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं यानी उत्पादों का निर्माण करते हैं तो वह वियोजन अभिक्रिया होती है। ऐसा नहीं कि कोई पदार्थ अपने आप टूट जाए, उसको ब्रेक होने के लिए बाहरी फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप इस बोर्ड को ही देखिए, जब तक मैं इस पे फोर्स न लगाऊं तब तक इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो ऐसे ही जैसे हम कहते हैं कि वियोजन अभिक्रिया भी होता है तो या तो ऊष्मा से होगा या इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होगा या
सन से होगा। ओके, तो प्रकाश या तो हम हीट दे दें, या सूर्य के प्रकाश से, या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, या क्या होता है डिकम्पोज हो जाता है यानी विघटित हो जाता है, तो इसको हम विघटन भी कहते हैं। तो फर्स्ट, अब ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट आप लिख लोगे कि ऊष्मीय अपघटन, या वियोजन आप कह सकते हो। ऊष्मीय अपघटन या वियोजन। दूसरा प्रकाश अपघटन, यह भी वियोजन आप कह सकते हो, प्रकाश वियोजन। थर्ड वन करंट यानी विद्युत अपघटन। तो आप अभी हमने कहा कि ऐसे अभिकारक पदार्थ जो वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का उत्पादों का निर्माण करते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन इस अभिक्रिया में जो वियोजन अभिक्रिया है यह 3 भागों में बढ़ जाता है। ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश अपघटन, विद्युत अपघटन। यानी अगर आप कहो कि यदि अभिकारक जो है वह वियोजित हो जाता है, किसके वजह से? ऊष्मा के कारण, यानी हीट उसको मिल रहा है तो वो क्या हो जा रहा है, 2 भागों में ब्रेक हो जा रहा है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम, आप यहां पे लिख सकते हो, इस प्रकार की अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो यदि वियोजन, ये जो हमारा वियोजन अभिक्रिया हो रहा है वो ऊष्मा के कारण हो रहा है, तो उसको हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया या ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। अगर वो प्रकाश के कारण हो रहा है, यानी सन को लेके एब्जॉर्ब करके वो ब्रेक हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे प्रकाशीय अपघटन। अगर उसमें हम करंट सप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद वो ब्रेक हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे विद्युत अपघटन। चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग देखते हैं। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया जा रहा है कि ऊष्मा हीट दिया जा रहा है, तो यह 2 भागों में बढ़ जा रहा है, यानी CaO कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यह 2 भागों में बट गया। क्या पाकर? तो ऊष्मा को लेकर वो क्या हो गया, 2 भागों में बट गया। कौन कौन से? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। नंबर 2, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, किसके सहायता से? ऊष्मा लेकर। तो ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्मीय अपघटन या ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, अब यदि वियोजन अभिक्रिया प्रकाश के कारण हो, तो इस प्रकार के रिएक्शन को, यानी इस प्रकार की अभिक्रिया को हम प्रकाश अपघटन या प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरे को आप ले सकते हो कि 2AgCl, यह 2 भागों में ब्रेक हो गया। 2Ag प्लस Cl पर माइनस, नहीं तो इसको छोड़िए, Cl2 हो गया। AgS है सॉलिड, क्लोरीन लिक्विड है, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस। चलिए, तो जब इसको क्या किया जा रहा है, प्रकाश दिया जा रहा है, लाइट,
सनलाइट को जब ये एब्जॉर्ब कर रहा है तो यह दो भागों में बढ़ जा रहा है, अर्जेंटम यानी सिल्वर और क्लोरीन में। नंबर 3 आता है विद्युत अपघटन, यानी जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत के कारण हो, यानी विद्युत प्रवाहित हो, तो वो अब क्या हो जाए, वियोजित हो जाए। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसका एग्जांपल्स हम लेते हैं कि 2KCl को जब हम क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कराई जाती है, यानी विद्युत अपघटन कराया जाता है, तो इस पे चार्ज कैरियर्स आ जाते हैं 2K + Cl2। दूसरा आप देख सकते हो कि जब जल में करंट सप्लाई की जाती है, यानी H2O में जब हम करंट सप्लाई करते हैं तो यह 2H2 + O2 में कन्वर्ट हो जाता है। यह भी क्या हो गया, विद्युत अपघटन का ही उदाहरण है। आई होप आप लोगों को वियोजन अभिक्रिया समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं विस्थापन अभिक्रिया पे। नंबर 3 विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या कहलाता है कि जब कम क्रियाशील पदार्थ, या आप कह सकते हो कि अधिक क्रियाशील पदार्थ अपने से कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देते हैं। यानी आप ले सकते हो कि Fe + CuSO4 मैक्स, जब ये क्या करता है, चूंकि फेरम जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो यह इसको क्या कर देता है, अपने इसकी जगह को ले लेगा और उसको उस अभिक्रिया से विस्थापित कर देगा। समझ में आया? यानी अधिक क्रियाशील पदार्थ, ऐसे अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ अपने से कम क्रियाशील पदार्थ को रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर देता है, उसको विस्थापित कर देता है, यानी हटा देता है, और अपने को उस सॉल्यूशन को खुद बना लेता है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर एक बार और देख लीजिए कि अधिक क्रियाशील पदार्थ अपने से कम क्रियाशील पदार्थ को जब क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें एक और आता है स्टेप, द्विविस्थापन। इसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, जैसे आप कह सकते हो कि AA + BB, तो यह बनाएगा AB और BA। यह एक इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है कि यह क्या कर देते हैं, यह अपने आयनों में ब्रेक होकर
आयनों का साझा कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप देखोगे AgNO3 प्लस KCl, AgNO3 प्लस KCl। अब देखिए Cl जो Ag जो है वह Cl के साथ और NO K के साथ यानी पोटेशियम के साथ शेयरिंग करके बनाएंगे KNO3 प्लस AgCl। यानी इसमें देखिए ए बी और ए या स्मॉल ए मान लीजिए है या कैपिटल ए है या स्मॉल बी है और या कैपिटल बी है। तो ए बी के साथ स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ और कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ यहाँ पे एडजॉइंट होके पोटेशियम नाइट्रेट और AgCl यानी अर्जेंट सिल्वर क्लोराइड को फॉर्म कर देते हैं। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आगे की जो बचे हुए हैं रिएक्शंस वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे और आई होप यू विल बी गुड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।